सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम हैं भाई दीपक के साथ। ठीक है, तो देखते हैं भाई के क्या क्या डाउट्स हैं और सोल्व करते हैं। हेलो दीपक, कैसे हो भाई? एक सेकंड। अब बताइए। बताना यही है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। ओके, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, अच्छा क्वेश्चन। पोर्टफोलियो में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। ठीक है, तो मैं बताता हूँ भाई। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि भाई किस चीज़ के लिए आप स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो। लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो या इंट्राडे के डेली लिए? बेसिस के लिए, इंटरडे के लिए। इंट्राडे के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है। देखो भाई, इंट्राडे में तो आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या देखना होता है कि उसका प्राइस क्या है और वो फ्लक्चुएट कितना करता है। ठीक है, अभी एक जैसे कि कोई भी स्टॉक ले लीजिए जो 10 रुपये का या 50 रुपये का है, ठीक है, लेकिन वो कितना ऊपर जाता है, 2 रुपये 3 रुपये, मानते हो, तो उसमें हम ट्रेड करेंगे तो कोई बेनिफिट तो होगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा छोटा मोटा बेनिफिट होगा, तो उसमें हमारा कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, तो इससे बेटर है कि हम ट्रेड करें किसी बड़े स्टॉक में जो कम से कम 40-50 रुपये फ्लक्चुएट होता हो। ठीक है, तो वैसे ही जैसे कि हम इंट्राडे में स्टॉक है जो कि 40-50 रुपए फ्लक्चुएट करते हैं, काफ़ी हैं। जैसे इंडेक्स ले लेते हैं ना, हम इंडेक्स लेंगे, जैसे कि हम इंडेक्स लेते हैं, हमारा निफ्टी वगैरह हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिन 50 हो गया, फिन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। इसके अलावा भी होते हैं। हाँ यार, बहुत होते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि मैं मोस्ट प्रेफर करता हूँ इनमें, क्योंकि ये ना क्या अच्छी खासी मार्केट है और ये ट्रेड जल्दी बन जाती है इनमें और अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे के जाती है। बाकी तो बहुत हैं, कितने ही ले लो यार, किसी में भी कर लो, कोई फिक्स थोड़ी है। अभी आप एक स्टॉक को पिछले 2-3 महीने से ऑपरेट कर रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें कर लो, कोई इशू नहीं है, चाहे छोटे में कर लो या बड़े में। जैसा कि मैं ना कल की माइंड को है ना ऑब्जर्व कर रहा था कि है ना एक शेयर की वैल्यू नॉर्मली 1000 भी वैरी कर रही है, 2000 भी कर रही है, 3000 भी कर रही है। ये आपकी पॉकेट है कि है ना, इसके ऊपर है ना आप है ना कितना कर रहे हो। तो वो शेयर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में 200-300 रुपए का प्रॉफिट लेके जा रहा है। ओके, तो फिर तो यार बढ़िया है। एक शेयर अगर इतना दे रहा है तो ये मानो जिसने 1000 शेयर ले रखे होंगे उसका तो 2-2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो जैसे सपोज दैट अगर 2000 रुपए का कोई शेयर है तो 200 रुपए का प्रॉफिट देके जा रहा है वो। हाँ, तो एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, तो अभी 2000 रुपये का शेयर 200 रुपये का प्रॉफिट देके जा रहा है। ठीक है, वहीं आपने 1000 शेयर ले रखे हैं, तो 1000 पे आपका 200 इंटू 1000 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया एक दिन के अंदर। तो इससे अच्छी बात है बिल्कुल। तो अगर मान लेते हैं इसमें 100 शेयर लेते हैं तो भी 20,000 रुपये कितना आ रहा है? 20,000 20,000 रुपए। 2000 रुपए का अगर कोई शेयर है, आपने 2 लाख रुपए के शेयर खरीदे, ठीक है, माने 100 शेयर, 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो 10% तो देके जा रहा है। बिल्कुल। अभी 2000 रुपये का शेयर है, अगर वो 200 रुपये चेंज हुआ तो 10% बढ़ गया ना, 10% बढ़ गया, तो आपको 10% ये बेनिफिट है। बिल्कुल। अगर 2 लाख में 10,000 रुपए ही देके जा रहा है, मानते हैं कि 5% ही देके जा रहा है, तो 10,000 रुपए की वैल्यू रखता है। बिल्कुल रखता है। जितने का शेयर नहीं है उतने का तो प्रॉफिट दे गया अगर अपन लॉन्ग टर्म में देखें तो। बिल्कुल सर, तो वही है भाई। मैं वही सोच रहा हूँ कि है ना, एक तो ये हो गया शेयर के हिसाब से, हाँ, शॉर्ट पोजीशन, बिल्कुल। ठीक है। लॉन्ग पोजीशन तो होल्ड करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप है ना लॉन्ग पोजीशन कितने समय तक लग रहे हैं, कि वो 20% देके जाएगी, 30% देके जाएगी। यहाँ पर अगर ये 5%, 4%, 5% भी देखते हैं, अगर ज्यादा अपने माइंड को ग्रीडी नहीं बनाते हैं, तो उसके हिसाब से
बिल्कुल यार बेटर है। अभी एक बात बताओ, आप एक चीज़ में पूरा साल वेट करते हो, वो 10% तब भी नहीं बढ़ते, और जो चीज़ आपको अगर एक दिन में मिल रही है तो उससे बेटर होगा ही क्या। लोग तो मैं वही एक साल लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, फिर भी उनका रिटर्न इतना नहीं आता तो 10%। दो दो चीज मेरे साथ में माइंड में कर रही है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूं। एक तो आपने ये बताया, ठीक है, मुझे कंफ्यूजन है कि दोनों के बीच में ना अंतर क्या है कि है ना इंटर, जैसे एक दिन में करा शॉर्ट पोजीशन लगाई और एक लॉन्ग पोजीशन लगाई, तो इस बीच में है ना हम है ना प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, लॉस भी अर्न कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो लॉस भी कर रहे हैं। हाँ तो हमें तो इसी उस इसी बीच से में मैंने आपको बता दिया कि है ना इससे है ना ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, घट भी रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करें। सपोज आज मैंने 10,000 रुपए का प्रॉफिट लिया है, हाँ लिया है, ओके ठीक है, कल मैंने 10,000 रुपए का लॉस किया, गेन किया है, ओके, तो ओवरऑल आपका ठीक है। जीरो हो गया वो। तो कौन सी मैं शॉर्ट पोजीशन की बात कर रहा हूँ, या तो इंटरडे के हिसाब से सोचियो माइंड को, या फिर शॉर्ट पोजीशन आज लिया, देखा जब मार्केट है ना इसकी है ना बढ़ रही है, तभी उसको बेचा, तो उसको होल्डिंग करके करें, या उसे है ना उसी दिन लेने और लेने बेचने और सेल और परचेज का है ना देखो हिसाब भाई, किताब करते हैं। दोनों का अपना प्रॉफिट और बेनिफिट होता है। देखो अभी एक बात बताओ, आप इंट्राडे में करते हो, ठीक है, ठीक है, आप इंट्राडे में करते हो, 1 लाख का शेयर आप 20,000 रुपये में खरीद सकते हो। वहीं आपने 1 लाख रुपए में 5 लाख के शेयर खरीद लिए, तो आपका फ़ायदा 5 लाख ठीक है, रुपए का हुआ, ठीक है, मतलब 5 लाख के हिसाब से हुआ। वही आप लॉन्ग टर्म में करते हो, ठीक है, वो आज बढ़ा 10%, कल फिर 10%, फिर 10%, फिर 10%, ऐसे ऐसे करके वो 5 दिन 10% बढ़ा, ठीक है। तो आपने क्या करा, उसको लॉन्ग टर्म में लेके छोड़ दिया, आपने वो 5 लाख के शेयर खरीदे, ठीक है, लेकिन वो आपको 5 लाख के ही पड़े, तो 50% बढ़ा, ठीक है, तो आपका 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन बिल्कुल वहीं सही। अगर आपने इंट्राडे में 10% बढ़ा वो, लेकिन आपने क्या किया, 1 लाख रुपए में 5 लाख की ट्रेड ली, तो अभी आपका अमाउंट ठीक है, कितना हो गया, 5 लाख, है ना, ठीक है, वो 10% बढ़ा। तो उसके हिसाब से माइंडसेट, इंट्राडे के हिसाब से माइंडसेट अलग करके बैठना पड़ेगा। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को ये बताओ आप, अगर आपने एक, प्रॉफिट इक्वल बता रहे हैं आप। हाँ तो वही बात है भाई, अभी आपने, आपका शेयर 10% बढ़ा, आपने 5 लाख का शेयर लिया था, 50,000 रुपये आपके बढ़ गए, ठीक है, कितने ठीक दिन है, में, एक दिन में। और यही आप 5 दिन करो, 50 50 50 हुई 2.5 लाख। आपने पैसा कितना लगाया था, 1 लाख रुपया, वहाँ आपने कितना लगाया था, 5 लाख रुपया, उसमें भी आपको 2.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ आपने 1 लाख रुपये लगाया, आपका यहाँ भी 2.5 लाख प्रॉफिट हो रहा है, समझे। तो बेटर कौन सा, 5 लाख लगा के 2.5 लाख कमाना, या 1 लाख लगा के 2.5 लाख कमाना। तो रिस्क मैनेजमेंट कहाँ पर आया, रिस्क मैनेजमेंट तो भाई इसी का, माइंड में आता था ना, रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क यही तो है, अगर इन केस अगर वो नहीं बढ़ा, वो डाउन चला गया, तो आपके 50,000 रुपये डूबेंगे भी तो भाई। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कह आपने रहे हैं। लगाए कितने थे, 1 लाख, डूब गए 50,000, बचे 1 लाख, कितने, 50,000, 50,000 बचे। और वहाँ आपने 5 लाख लगाए थे, आपके दिन के 50,000 डूब गए, तो आपके पास 4.5 बच गए, तो वहाँ उस चीज़ का बेनिफिट है। वो बिल्कुल सही है, लेकिन उस पोजीशन, उस एक पोजीशन टाइम का इंतजार करा जाए कि है ना हमें ना प्रॉफिट मिल रहा है, गेन हो रहा है, तभी उसको बेचा जाए। बिल्कुल यार, ये तो है ही। अभी एक बात बताओ, आपको ये पता, मार्केट लेकिन आपने ऊपर खरीदा नीचे बेचा तभी तो प्रॉफिट होगा, ये थोड़ी आपने नीचे खरीदा ऊपर बेच दिया तो लॉस ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो सारा काम आपने अपनी माइंड साइकोलॉजी पे करना है कि आप कब तक वेट करोगे, कब तक नहीं करोगे। अगर आप वेट करोगे ही नहीं तो उसमें ये थोड़ी आपने 1 मिनट में बेच दिया। यही सिचुएशन इंट्राडे में है। भाई ये हर चीज़ में है, स्टॉक मार्केट में नहीं, हर चीज़ में है। आप सब्जी लेने जाते हो, सुबह जाते हो, महंगी मिलती है, रात को सस्ती मिलती है, ठीक है। या फिर आप कहीं भी जाते हो, जैसे कि बाज़ार में जाते हो, ठीक है, त्योहार के आसपास जाते हो,
चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और वैसे कभी भी रैंडम चले जाओ वही चीज़ आपको सस्ते में भी मिलती है। आप ठंड में जाते हो एसी खरीदने, आपको सस्ता मिलता है, गर्मी में एसी खरीदने जाते हो तो महंगा मिलता है। तो इस मार्केट की अवेयरनेस कैसे पता लगे? तो भाई उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है ना आपको, जितना स्टडी करोगे जितना टाइम दोगे उतना बेटर है। अब हम अगर किसी भी चार्ट को, किसी भी कंपनी को चेक करने के लिए हमारे पास है ना क्या क्या माइंडसेट होना चाहिए कि है ना उसको है ना हम देख रहे हैं कि है ना वो चीज 100 रुपए की है ना, शेयर की वैल्यू अभी करंट में 100 रुपए है, हाँ ठीक है, और कुछ समय पहले उसकी वैल्यू थी 70 रुपए, ठीक है। 2 महीने पहले उसकी वैल्यू थी 70 रुपए। उस कंपनी ने 2 महीने के बाद 30 रुपए का अपने ना गेन करके ना अपने ना कैपिटल को बढ़ाया है, शेयर ने अपने आप को इंक्रीज किया है। अब वो फ्लक्चुएट करने का नाम नहीं ले रहा है, वो कह रहा है कि है ना मैं ना आज जो वैल्यू में करंट में 100 है उसको मैं 90 ले जाऊंगा, 110 ले जाऊंगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में कैसे हम एंट्री करें? देखो भाई ये नहीं है कि भाई वो कितना बढ़ा है कितना घटा उसके बेस पे हम एंट्री नहीं लेते। सबसे पहले किस बेस पे लेते हैं? आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, अगर देखो आप खेल रहे हो लॉन्ग टर्म में, ठीक है, तो आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपने बस ये देख लिया कि ये 2 महीने में इतना रिटर्न दे के गया, वो अगले 2 महीने में नीचे भी जा सकता है। बाई चांस देखो अभी नॉर्मल सी बात है कि शेयर बढ़ता कब है, जब उसको लोग खरीदते हैं। अब जिन लोगों ने खरीदा है वो 2 महीने में वो 30% बढ़ा, तो वो लोग चाहेंगे कि भाई मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ, उसको बेच भी सकते हैं अगर उनको ये लगेगा कि भाई आगे नहीं बढ़ रही है। और उस केस में आपने खरीद लिया और आपके पैसे नीचे भी जा सकते हैं, तो उसमें आपको क्या रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई ये जिस कंपनी का शेयर मैंने खरीदा वो कैसी कंपनी है, ठीक है, या मेरे को प्रॉफिट देगी आने वाले समय में, कितने समय में ऊपर जाएगी, किस बेस पे काम कर रही है, क्या इसके एजेंडाज हैं, ठीक है, किस फील्ड की कंपनी है। जैसे कि अभी कल की बात ले लो, वो थी क्या बोलते हैं, एक हाई कैप कंपनीज होती हैं, मिडिल कैप कंपनीज होती हैं, या शॉर्ट कैप कंपनीज होती हैं। अभी जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज हैं, ठीक है, उनमें बाई चांस इनकेस गिराव आया 2% 3%, तो कंपनी के नाम पे इफेक्ट करेगा, तो कंपनी उसको वापस बढ़ाएंगी। तो लॉन्ग टर्म के बेस में हम हाई कैपिटल कंपनीज को या लार्ज कैपिटल बोल सकते हो, उन कंपनीज को मॉनिटर करके उनमें शेयर्स खरीद सकते हैं। जैसे अभी रिलायंस है, सबसे बड़ी कंपनी है स्टॉक मार्केट की, ठीक है, तो रिलायंस का आप कोई भी शेयर खरीद के 10 साल के लिए, नहीं तो 2-3 साल के लिए छोड़ो तो वो ऊपर ही जाएगा, नीचे तो आएगा नहीं। अगर नीचे आएगा भी तो कंपनी उसको वापस कोशिश करेगी ऊपर लेके जाने की। अगर नीचे जाएगा तो उनकी वैल्यू घटेगी, वो चाहेगी नहीं कि उनका वैल्यू घटे, ठीक, तो उसको वापस हिट बैक करने की कोशिश करेगी। तो वही बात है भाई, तो यही चीज़ देखनी होती है कौन सी कंपनी किस एजेंडा पे काम कर रही है, कितने साल से टिकी हुई है, उसकी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, कितने टाइम से वो बढ़ रही है, पिछले 1 साल में कितनी बढ़ी है, पिछले 5 साल में कितनी बढ़ी है, कहाँ स्टैंड कर रही है, उसके बारे में कुछ गलत न्यूज़ तो नहीं है क्या, कुछ उसके बारे में न्यूज़ आजकल मार्केट में चल रही है, उस सेक्टर में कैसा क्या वो चल रहा है, उतार चढ़ाव। जैसे अभी कल वो था, ऑटो सेक्टर में बूम था, तो हम ऑटो सेक्टर की अच्छी अच्छी कंपनीज़ को वो कर सकते थे, टैकल कर सकते थे कि उनमें शेयर ले लो भाई। वो जैसे कोई एक ऑटो सेक्टर की कंपनी में कोई भी उतार चढ़ाव आया, अभी हमें पता चला भाई दिवाली पे लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे, तो हम अभी से अपनी पोजीशन बना के बैठ सकते हैं 2 महीने के लिए, 2 महीने में रिटर्न दे के जाएगा वो, अपने दिवाली के बाद अपने बेच देंगे। उसी से सवाल पैदा हो रहा है कि अगर सपोज वो आज वो शेयर जो 100 रुपए का था, कल कल वो है ना आज 100 रुपए का शेयर है 106 रुपए का हो गया। देखो शेयर की वैल्यू से डिपेंड नहीं करता कंपनी अच्छी है नहीं अच्छी है। अभी कल ही देख लो कौन से कई बैंकों की कंपनी है, जैसे कि एक्सिस बैंक है, उसकी शेयर की वैल्यू उस SBI से ज़्यादा है, लेकिन बड़ी कंपनी कौन सी है, SBI है, क्योंकि उसकी कैपिटल ज़्यादा है। अभी शेयर अभी ये है क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक है,
उसके कंपैरिजन में एक्सिस बैंक का जो शेयर प्राइस है वो ज़्यादा है, तो हम एक्सिस बैंक और HDFC को प्राइस के बेस पे थोड़ी ना वो कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। तो वही चीज़ है भाई, प्राइस डिसाइड नहीं करता आपका शेयर कितना अच्छा है, वो डिसाइड करती है आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, किस पर्पस पे काम कर रही है, ये सीन है। तो करंट वैल्यू उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालती है? तो डालती है, करंट वैल्यू भी इफेक्ट डालती है। अभी कोई चीज़ डाउन की डाउन जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, चाहे कितनी बड़ी कंपनी है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी हुई है, अभी इस कारण ही तो डाउन जा रही है वो। राइट, अभी जो ये हिंडबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद अडानी के शेयर बिल्कुल डाउन गए थे, उस टाइम हम खरीदने बैठते तो कोई फायदा थोड़ी था उसमें। हमें पता था कि मार्केट में न्यूज़ आ रखी है, ऐसी ऐसी रिपोर्ट बनी है, अब मार्केट डाउन जाएगी, तो हमने उसमें क्या करा, हमने अपनी सेल की पोजीशन बना ली और नीचे जाती गई, हम पैसा कमाते गए। जब एक लेवल पे आके वो रुक गई कि भाई इससे नीचे वो जाएगी ही नहीं क्योंकि बहुत बढ़िया कंपनी है, तो इसके बाद ये वापस से ग्रो करेगी, तो हमने वहाँ लॉन्ग टर्म बना ली। तो यही है भाई, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए अभी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, कौन सा सेक्टर ऊपर चल रहा है, कौन से सेक्टर में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, सारी डिटेल पता होनी चाहिए। इस तरीके की न्यूज़ कहाँ से मिलेगी? न्यूज़ में मिलती हैं यार, अभी शेयर मार्केट के काफ़ी चैनल्स आते हैं, जैसे आप कभी जाते हो वहाँ पे शेयर मार्केट की क्लास लेने जाते हो, वहाँ भी वो टीवी पे चलती रहती हैं, काफ़ी चैनल्स हैं। आप सबसे बेटर सोर्स तो गूगल है, गूगल पे कर लो, किसी भी कंपनी के बारे में डालो डिटेल, सब कुछ मिल जाता है आपको। जैसे कोई शेयर खरीदने की सोच रहे हो आप, आपके किसी फ्रेंड ने आपको जैसे कोई शेयर सजेस्ट किया है, रिपोर्ट फेक भी तो हो सकती है। बिल्कुल फेक हो सकती है, तो वही तो रिसर्च है ना भाई, आप कैसे रिसर्च कर रहे हो, एक रिपोर्ट के बेस पे थोड़ी बैठे हैं हम, और भी चीज़ देख सकते हैं ना, ये ज़रूरी थोड़ी कि हमने रिपोर्ट देखी और हमने सब कुछ, और एक ही प्लेटफॉर्म पे थोड़ी रिसर्च करेंगे हम। अब अजी कंपनी के बारे में भी है ना, अब आप जैसे बता रहे हैं कि अडानी की कंपनी के बारे में है ना, एक रिपोर्ट ने है ना उनको है ना इतना है ना नीचे तक में है ना लाके रख दिया, बिल्कुल, फिर उसके बाद है ना अप करके रख दिया, आने वाले 6 से 8 महीने में देखते हुए आ रहे हैं। वो उसने कंपनी ने थोड़ी उसको अप किया, वो उसने खुद मेहनत करी है पाने के लिए, वो तो नीचे आई थी। अभी एक बात बताओ, न्यूज ने नीचे गिरा दिया। हाँ बिल्कुल गिरा दिया। अभी एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात है, अब उस कंडीशन में है ना, अब मैंने उसके ऊपर लगा रखा था कि अगर सपोज मैंने 1 लाख रुपए लगाया हुआ था, ठीक है, अब मैंने देखा कि ये है ना अप होगी, अप होगी, उस सिचुएशन में मैं अप लगा के बैठा हुआ था। अब 1 लाख के ऊपर मैं क्या सेल पोजीशन लगाऊंगा तो मेरा तो अमाउंट नीचे गिरेगा ना। बिल्कुल गिरेगा भाई, बिल्कुल गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा। अभी एक बात बताओ, आप 1 लाख रुपए लगा के लॉन्ग टर्म के बेस पे बैठे हो, ये तो है नहीं आपके पास अगर 1 लाख रुपए आपने सारा का सारा वहां लगा दिया, फिर तो आप बेवकूफ हुए। अगर आप सारा प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख के ऊपर आ रहा हूँ, जो कैपिटल मैंने वहां पर है ना अपनी ना पोजीशन लेके बैठा हुआ था, ये कंपनी हमेशा अप होने की सिचुएशन। चलो देखो, अभी एक नॉर्मल सी बात, आपने कोई शेयर ले रखा है 1 लाख रुपए का, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आपका आपने 50 शेयर लिए, 100 लिए, जितना भी अमाउंट हो उसके हिसाब से आपने 1 लाख का बजट बना के आपने शेयर ले लिया। अब आपको ये पता है कंपनी अभी डाउन गिरेगी, सेल करके निकल जाओ उसको, निकल गया आप 1 लाख रुपए जो आपका शेयर में था वो आपके पास क्या हो गया, इन हैंड हो गया। वो आप उसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो, किसी और शेयर में डाल दो, वरना क्या करो उसमें से 70% अमाउंट किसी और अच्छे शेयर में डाल दो, बचा जो 30% उसको इंट्राडे में या फिर ऑप्शन चेन में या किसी में भी फ्यूचर्स में ये लगा दो कि भाई ये कंपनी नीचे गिरेगी, उसकी सेल पोजीशन बना के बैठ जाओ, जितना ज़्यादा वो नीचे जाएगी उतना आपको रिटर्न दे के जाएगी। जो 30 पर आप खेले कितने से, 30% से 70% आपका अभी भी बचा हुआ, वो आपने किसी और अच्छी फील्ड में इन्वेस्ट कर दिया, जहाँ तो वो रिटर्न दे के जा रहा है उधर ये 30% भी रिटर्न दे रहा है, 70% भी रिटर्न दे रहा है। कुछ टाइम के बाद वो बढ़ेगा, जैसे ही वो कंपनी नीचे आए वहाँ से उसको सेल करके वापस खरीद लो कि भाई अभी वो वापस ऊपर जाएगी। मेरा सवाल ये है कि सपोज मैंने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया हुआ है, ठीक है, अब उस कंपनी की सिचुएशन ऐसी आई है कि है ना वो है डाउन जा रही है, डाउन जा रही है, बिल्कुल जा रही है, ठीक है। अब उस कंडीशन में ना मैंने तो समझ लिया कि वो इंट्राडे में मैं अपना डाउन की पोजीशन लेके बैठा हुआ हूँ, उनकी सेल की पोजीशन लेके बैठा हुआ हूँ, तो मैं सेल में कमा रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन होल्डिंग की सिचुएशन में उसमें मैं रुकूं या निकल जाऊं, देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अभी आप रिस्क कितना ले सकते हो, ठीक है। अभी कई लोग क्या करते हैं, बने भी 50% चला जाता है मेरा, हाँ 50% चला जाता है, मानता हूँ मैं, लेकिन आपने 50% दूसरे सेक्टर से भी तो कवर कर लिया ना भाई।
अभी आपने सेल की पोजीशन बनाई, कुछ ना कुछ वहाँ से भी तो कमाया होगा। आपका 50,000 नीचे गिरा है, आपने दूसरी साइड से 70,000 कमा लिया, तो आपका 70,000 की जो अर्निंग हुई उसमें 50 को कंट्रीब्यूट करे तो आपका 20,000 रुपये बचे, ऊपर ही हो आप, नीचे तो गए नहीं हो। और एक आप बिल्कुल ही उसको छोड़ के भूल जाओ कि भाई आम गिर रहा है तो गिरने दो, कभी तो बढ़ेगा ही, तो आपका लॉस है ना। लेकिन आप उसी लॉस को कहीं और से रिकवर कर रहे हो। इसका मतलब है कि है ना ऐसी माइंडसेट में जो दिमाग में आता है कि है ना ये लॉस देते हुए जा रही है कंपनी, तो इसके हिसाब से मार्केट छोड़ कर नहीं जाना है, मार्केट में बने रहना है। देखो 2 ऑप्शन होते हैं, कहीं भी आप जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो, ठीक है, आप क्या चीज़ सोचते हो, मेरे बजट में है या नहीं है, या बजट में है तो आगे जाके इसका मेरे को बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। अब वही चीज़ आपको ये पता चल गई, मैंने खरीद तो ली लेकिन आने वाले टाइम में इसका प्राइस गिर जाएगा, तो 2 ऑप्शन है, या तो उस पर आप बैठे रहो कि भाई कभी तो बढ़ेगा, उसको छोड़ दो, या फिर आप उसको वहीं की वहीं सेल कर दो। आपका अमाउंट आपके पास आ गया, आपको ये पता है नीचे गिरनी है, और नीचे गिरने के बाद दोबारा खरीद लो उसको। जो शेयर आपको 1 लाख में 5,000 शेयर पड़ रहे थे, और नीचे जाने के बाद 1 लाख में आपको 15,000 शेयर भी मिल सकते हैं, 10,000 शेयर भी मिल इस सकते हैं। कंडीशन में अगर मैं आपकी इस बात को आता हूँ, सपोज जिस समय जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी, ठीक है, आज उसकी वैल्यू करंट में 80,000 हो गई है। हाँ हो गई है। उसमें मैंने है ना बाई की पोजीशन बना के रखी है, हाँ कि मैं उसे बाय करता हूँ, और जो चीज मुझे 100 रुपए की पड़ रही थी वो आज मुझे 80 रुपए की पड़ रही है। हाँ, तो आपका बेटर है ना भाई, आपको 80 रुपये में पड़ रही है तो आपको ज़्यादा शेयर्स मिल जाएंगे। वो और गिर रहे हैं, फिर मैं और शेयर खरीद रहा हूँ। एक साइड से मैं होगा उसे है ना क्या नाम है, गिरते हुए के लिए मैं साइड से इंट्राडे में करूं या फिर उसी में ही सेल की पोजीशन में करता रहूं। देखो वो डिपेंड करता है कि भाई आप रिस्क कितना लेके चलते हो। आप मुझे बताएं कि जैसे सपोज मैंने 1 लाख रुपए लगाया हुआ है, अब मैं उसको है ना, वो गिर रहे हैं, शेयर गिर रहे हैं, होल्डिंग कर रखी है, 80,000 रुपए वैल्यू रह गई है, गिरते गिरते वो 70,000 पे आ गई है। अब कंपनी चाहती है कि 70,000 हमारा पीक है, अब हम है ना इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में मैंने जो 1 लाख रुपए की होल्डिंग कर रखी थी, अब वो मेरा लॉस को मेरा 30 दिखा रहा है। अब मैं उस कंडीशन में सेल पोजीशन लेके बैठूं कि मैं इसे बेच रहा हूँ, तो सेल में मैं अर्न कर सकता हूँ इंट्राडे के थ्रू, या मैं होल्डिंग के थ्रू। आप सेल में इंट्राडे के थ्रू कर सकते हो, होल्डिंग के थ्रू नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन होल्डिंग के थ्रू आप ऐसे अर्न कर सकते हो, जैसे अभी आपने 70,000 पे उसको सेल कर दिया, ठीक है, वो शेयर का अमाउंट चल रहा था 70 रुपये, ठीक है, वो गिर के आ गया 20 रुपये पे। आपके पास 70,000 रुपये में आपने कितने शेयर खरीदे थे? आपने 100 रुपये के शेयर खरीदे थे, मैंने 7 लाख रुपए खरीदे, या नॉर्मल से मान लो 1,000 रुपये का शेयर है, आपने 70,000 के खरीद रखे थे, 1 लाख के खरीद रखे थे, कितने शेयर? 1,000 शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही है, बस प्राइस डाउन आया है, फिर आपने 1,000 शेयर बेच दिए, आपके पास कितने पैसे आ गए? 70,000 रुपये आ गए, ठीक है। अब वो नीचे आके आ गया आपका 1,000 की बजाय 200 रुपये पे। वही 70,000 से आपने जो 1,000 रुपये में लिया था वो आपने कितने में खरीद लिया? 200 रुपये में। 200 रुपये में। अब 200 रुपये के हिसाब से आपको कितने शेयर मिल गए? 1400 शेयर मिल गए। सेम 1400 शेयर मिल गए आपको। 1400 शेयर ज्यादा क्वांटिटी में आ गए। अब आपके पास पहले कितने थे? 1,000 शेयर। 1,000। अब कितने हो गए? 1400। 400 शेयर का प्रॉफिट हुआ। बेशक पैसे रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन 400 शेयर का प्रॉफिट हुआ। शेयर का प्रॉफिट हुआ। अब वो कंपनी मतलब कि आप शेयर की वैल्यू बढ़ गई है, वो क्या नाम है, शेयर बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ गए। अब ये कंपनी इससे नीचे नहीं जा सकती, अब इससे ऊपर ही जाएगी। वहाँ जहाँ आपका 1,000 रुपये बढ़ रहा था एक शेयर पे, या 1 रुपये बढ़ रहा था एक शेयर पे, तो आपका प्रॉफिट हो रहा था 1,000 रुपये। यहाँ आपका एक शेयर पे 1 रुपये बढ़ रहा है, तो यहाँ आपका प्रॉफिट हो रहा है 1,400 रुपये। तो आपका रिकवर जल्दी किस में होगा? इसमें होगा या उसमें होगा? कंफ्यूज हो गया। देखो आपके पास पहले 1,000 शेयर थे 1 लाख रुपए में, उसकी वैल्यू घट के 70,000 आ गई, वही आपने सेल कर दिया उसको, और नीचे 200 पे उसको वापस खरीद लिया। आपके पास 1,400 शेयर हो गए, लेकिन उसकी वैल्यू रही 70,000।
अब वो बढ़ के वापिस से 1 लाख रुपए पे आ गया, वैल्यू आपकी जो आपका अमाउंट था, या फिर नॉर्मल सी बात है वो शेयर 200 से बढ़ के आपका वापिस से 1000 पे आ गया। तो इसका मतलब अगर 1400 शेयर है तो 1,40,000 वैल्यू हो जाएगी। तो अभी आपका फायदा कितना होगा उसमें? 40,000 रुपए का फायदा हो गया। 40,000 रुपए का फायदा। और आपका लॉस कितना हुआ था? 30,000 रुपए। वो भी कवर कर लिया आपने, और ऊपर आपका 40,000, माने आपका 70,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 40,000 का नहीं। 70,000 रुपए का एक्चुअल है। तो अमाउंट कितना हो गया आपका? इंक्रीज ही हुआ, डबल हो गया ना, 70 से डबल गया, 1,40,000 हो गया ना, अमाउंट डबल हो गया। और ये आपका अमाउंट डबल कितने पे हो जाएगा? 1000 पे जाने पे नहीं होगा आपका, ये 200 पे लिया था ना आपको, 400 पे जाते ही हो जाएगा 1,40,000 ये। और लेकिन आप वो कहाँ थे जब आपने 1 लाख शेयर, मतलब 1 लाख के शेयर लिए थे जब आपका 10,000 वैल्यू थी, जब आपका 1 लाख वैल्यू थी, या 1000 शेयर 1000 रुपये वैल्यू थी जब आपका 1 लाख थी, ठीक है। अब वो 400 रुपये का शेयर आ गया जब आपकी 1,40,000 रुपये वैल्यू हो रही है। तो पैसा तो आपने दोनों में कमाया था, शेयर नीचे गया हो जो ऊपर गया हो, कमा लिया ना आपने। पहले आपका आउटस्टैंडिंग 1 लाख थी जब शेयर की वैल्यू 1000 रुपये थी, अब वो नीचे आ गया 200 पे, आपने वापस उसको बेच के खरीद लिया, वो हो गया 400 रुपये का, तो डबल हो गया जितना भी अमाउंट था, तो 1,40,000 हो गया। या फिर वो वापस से 1000 पे जाएगा तो आपका 5 गुना प्रॉफिट होगा, यानी 3,50,000 रुपये। वही 1000 रुपये की वैल्यू पे आपका 1 लाख रुपये होल्डिंग थी, अब यही 1000 रुपये के उस पर आपकी 3.5 लाख रुपये प्रॉफिट है, तो 2.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो अब एक बात बताओ, बेटर क्या है कि आप उसमें बैठे रहो, वो नीचे आ रहा है तो वापिस से 1,000 पे जाएगा तो आपकी वैल्यू उतनी होगी 1 लाख रुपये, या फिर आप उसको वहाँ बेच के नीचे आके वापस खरीद लो उसी अमाउंट से, बढ़ेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएगा, तो किस में बेनिफिट है? दोनों सिचुएशन में बेनिफिट। हाँ तो फिर यही है भाई, देख लो। अब मुझे ये बताओ, सपोज मैंने शेयर की वैल्यू है ना महंगी खरीदी है, महंगी खरीदी है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट डाउन हो रही है, तो इसका मतलब कि उसको खरीदना है? खरीदना नहीं है भाई, बेचना है। अरे नहीं, शेयर को तो खरीदना है। हाँ, शेयर को खरीदना है, नीचे जाने के बाद खरीदना है उसको, नीचे जाने के बाद शेयर को खरीदना है। अभी आप लिफ्ट में वो देखिए, वो एलिवेटर होते हैं जो इसमें होते हैं मॉल वगैरह में, सीढ़ी टाइप के जो ऊपर नीचे जाते हैं। हाँ। अभी आप कभी आपने देखा होगा जब वो ऊपर जाता है, हमें ऊपर जाता है जो एलिवेटर, उस पर हमें खड़ा होकर ऊपर जाना चाहिए, जो नीचे की तरफ आ रहा है उस पर हम वापस अपोजिट डायरेक्शन में भाग के ऊपर चढ़ेंगे, तो किस में जल्दी ऊपर पहुंचोगे या किस में रिजल्ट मिलेगा? एक एलिवेटर ऊपर जा रहा है, एक वहीं साइड वाला नीचे आ रहा है, आप किस पे चढ़ के ऊपर जाओगे? इस पे चढ़ के ऊपर जाएंगे। हाँ, सबसे पहले तो चढ़ने वाले पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे ना। क्यों जाएंगे? क्योंकि वो हमारे, क्योंकि वो हमें ऊपर ही लेके जाएगा। हम नहीं, ऊपर तो दोनों लेके जाएंगे। हाँ, लेकिन उसमें संघर्ष ज्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा। अब ये एक जो चीज नीचे आ रही है उस पर आप भाग रहे हो, वो कभी ना कभी तो ऊपर पहुंचाएगी वो, ठीक है, लेकिन क्या पता आपको चोट लग जाए, उसमें चोट लग जाए, और वो चोट फिर अगर रिकवर ना हुई तो इससे अच्छा तो भाई है अपना सेफ साइड खेल लो। जब वो नीचे गिर रहा है बेच दो उसको, नीचे पहुंच गया वो। इस मेंटली साइकोलॉजिकली जो है ना दिमाग में एक बैठा हुआ है कि हमने आज तक है ना चीज को बढ़ते हुए कदम पे देखा है, ऊपर चढ़ते हुए। हाँ, गिरते हुए तो है ना आज तक नहीं देखा कि है ना वो गिर रही है। उस माइंड को क्या कहा जाए? अच्छा, नीचे गिर रही है। हाँ, तो उस सिचुएशन में ना माइंड को कैसे संभाला जाए कि है ना ये गिर रही है, अब खरीदने का समय है। फिर अगले दिन देखते हैं अब खरीदने का समय है, 2 महीने 1 महीने के बाद देखते हैं अब खरीदने का समय है। तो वो जो दिमाग में जो बन रहा है कि है ना ये तो हमें गिराने के संकेत दे रहा है, तो उस माइंड को कैसे रोका जाए कि है ना ये सिचुएशन आपके बेनिफिट के लिए हो रही है।
ओके, अच्छा सवाल है भाई। देखो जैसे कि कोई भी चीज़ हुई वो नीचे गिर रही है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, गिरी वो नीचे, लेकिन उसकी कोई एक हद होती है ना भाई। अभी एक बात बताओ, 5th फ्लोर से नीचे की तरफ वो आ रहे हो रोल करते हुए, मतलब गुलाटी खाते हुए नीचे आ रहे हो जीने में से, स्टेयर्स में से, कहाँ तक नीचे जा सकते हो? ग्राउंड फ्लोर तक। बेसमेंट में तो जाओगी नहीं। बिल्कुल। तो आपको यही तो पता करना है कि इसका ग्राउंड फ्लोर कहाँ है, कि ये किस हद तक नीचे जा सकती है। अगर ये आपको यही पकड़ना आ गया कि भाई ये किस हद तक नीचे जा सकती है, तो आपको पता चल जाएगा मेरे को कब बेचना और कब खरीदना। और इसके लिए क्या 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 मेथड इस्तेमाल भाई किया यही है? मेथड है भाई, जितना डीप स्टडी करोगे किसी भी चीज़ के बारे में, कंपनी के बारे में, जैसे कोई भी कंपनी, आप कहीं जाते हो, जैसे कोई सामान लेने जाते हो, आप मोबाइल लेने जाते हो नया, क्या देखते हो सबसे पहले? मोबाइल के फीचर देखते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और फिर उसके बाद है ना उसकी वैल्यू अगर है ना 20,000 है मार्केट में, है ना अगर उसकी वैल्यू है ना 20,000 है, 20,500 का भी मिलेगा, 19,500 का भी मिलेगा, तो हम है ना उसमें ना ले लेंगे। लेकिन अगर उसी को है ना वैल्यू का बाद में पता लगता है कि वो 18,000 रुपए का भी था, 19,000 रुपए का भी था। तो देखो अभी नॉर्मल सी बात है, आप फ़ोन लेने जाते हो, एक आईफोन ले रहे हो आप, और एक ले रहे हो एंड्रॉयड फ़ोन, आप क्या चीज़ देखो, क्या फ़र्क देखोगे उसमें? फीचर देखेंगे, फीचर कंपनी देखेंगे, कंपनी की वैल्यू देखेंगे। कंपनी की वैल्यू देखेंगे, कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो देखेंगे। तो वही चीज़ होती है, आप स्टॉक सिलेक्शन में क्या देख रहे हो कि कंपनी को कैसे, किस बेसिस पे जज कर रहे हो आप, कि भाई ये साल में कितना रिटर्न दे रही है, किस उससे काम कर रही है, क्या इसके गोल्स हैं, कितने टाइम से ये मार्केट में है, कितनी ऊपर गई है, कितनी नीचे गई है, एक लेवल क्या है इसका। जो लेवल्स होते हैं ना मार्केट के भाई, एक लेवल होता है कि इससे नीचे आज तक ये गई नहीं है। कोई अच्छी कंपनी है जैसे रिलायंस है या टाटा है, उनने अपना एक स्टैंड बना रखा है, जैसे वो 1,000 रुपये का शेयर 900 से नीचे नहीं जाने देंगे। अब आपने देख लिया वो शेयर गिरते 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 980 आ गया, 70 आ गया, 50 आ गया, 40 आ गया, 30 आ गया। अब आपको ये पता है कि भाई यहाँ तक था किसके हाथ में, मार्केट के हाथ में। अब इससे नीचे जाएगा तो कंपनी वाले इसको गिरने देंगे नहीं, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? ये आपको कंपनी की स्टडी करने से पता चलेगा। अब आपको ये पता चलेगा ये अच्छी कंपनी है भाई, ये इससे नीचे इसको जाने नहीं देगी, तो वहीं अपनी पोजीशन बना के बैठ जाओ कि हाँ भाई इससे नीचे जाने नहीं देगी। जाएगा भी तो 10 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, कोई बात नहीं। 20 रुपये नीचे जाके वो क्या पता 80-90 रुपये ऊपर भी जा सकता है। तो यही तो मेन चीज़ है, सबसे मेन गेम यही है ना। अगर आपको यही पकड़ना आ गया कौन सा स्टॉक मेरे को फायदा दे के जाएगा, तो ग्राउंड लेवल को पकड़ना आना चाहिए। ग्राउंड लेवल को भी पकड़ना आना चाहिए। देखो नॉर्मल सी बात है, कोई शेयर है या कोई भी चीज़ है, आपने 10 लाख रुपए लगाए और नीचे आते आते आपका लॉस कितने का हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए का। नहीं, बिल्कुल जीरो हो गया तो जीरो हो जाएगा। हाँ, तो 10 लाख का लॉस हो सकता है, ठीक है। इसकी एक सीमा है कि भाई 10 लाख का ही लॉस हो सकता है। आप 10 लाख रुपए लगा के गए हो, आपका 20 लाख का तो लॉस होगा नहीं, होगा तो 10 ही लाख का होगा। लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो जरूरी थोड़ी 10.5 लाख का होगा, 20 लाख का होगा, 1 करोड़ का भी हो सकता है। कितना ऊपर जाने की कोई सीमा थोड़ी है, नीचे तो वो उतना ही आएगा जितना आपने लगा रखा है, ऊपर कितना जाएगा। तो कोई भी चीज़ नीचे गिरने की सीमा होती है, ऊपर गिरने की नहीं होती। आपने मार्केट में अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका दिवाला निकल जाएगा, जितना पैसा आपने लगाया वो लूट जाएगा, इससे ज़्यादा होगा क्या। लेकिन जब ऊपर जाएगा वो कहीं तक भी जा सकता है, समझे। तो ऊपर जाने की कोई सीमा नहीं है, आपको नीचे जाने की सीमा पता होनी चाहिए किस हद तक नीचे गिर सकता। ऊपर तो यार कितना भी ले जा सकते हो आप उसको। आप अपने लेवल पे बताओ, एक कंपनी का शेयर आप कितना गिरा सकते हो। आपकी तो कोई एक हद होगी कि मैं इतना पैसा लगा दूंगा तो इतना गिर जाएगा, उससे ज़्यादा आपका पैसा खत्म हो गया, उससे नीचे तो आप गिरा नहीं सकते उसको। लेकिन कंपनी के पास अमाउंट वो उठा सकती है उसको, वो कहीं तक भी ले जा सकती है, लेकिन वो अपने को नीचे गिराएगी नहीं।
तो नीचे की सीमा होती है भाई, ऊपर तो कितना ही ले जाओ उसको, ऊपर तो कहीं भी जा सकता है, आसमान छू सकते हैं। अब लोग पाताल में थोड़ी जाते हैं, चांद पे जाते हैं ना।